बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, फ़खैर रागले। इसमें आतिफ़ वक्कास और ये हमारा 7th लेक्चर है जिसमें आज हम बात करेंगे एरर्स इन अ मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ अ नंबर। ये टॉपिक्स शार्ट से टॉपिक्स हैं और इंतहाई इम्पोर्टेंट इस सेंस में है क्योंकि इन पे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं और मुख्तलिफ़ टेस्टों में आपके सामने आ सकते हैं। सो इसलिए इनका अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आप देखें एरर्स को, एरर्स क्या होते हैं। एरर डेली रूटीन में हम ये वर्ड सुनते हैं, इसको यूज़ करते हैं, किसी भी गलती को एरर कहते हैं हम। लेकिन मेजरमेंट में एरर से मुराद वो गलती है जो किसी मेजरमेंट के रिज़ल्ट्स में हम मालूम करते हैं। व्हेन वी कंपेयर द रिज़ल्ट्स ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट मेजरमेंट, जो एक्चुअल वैल्यू होती है और जो हम मेजरमेंट के ज़रिए ऑब्टेन कर लेते हैं, उसमें फ़र्क होता है। तो उस फ़र्क को एरर कहा जाता है। इफ़ आई डिफाइन द एरर इन मेजरमेंट, एरर मीन्स द डिफरेंस between the measured value and the true value। जब आप मेजरमेंट करते हैं, किसी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं, तो उस लेंथ की एक ट्रू वैल्यू है और आप मेजरमेंट से एक वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं, तो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसी को हम एरर कहेंगे। तो अगर मैं इसको शॉर्टली लिखूं एरर के लिए, फॉर एग्जांपल मैं ये फार्मूला लिख लूं, दैट इज़ मेजर्ड वैल्यू माइनस द एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो इन दोनों के फ़र्क को हम एरर कहते हैं। अब एरर मेजरमेंट के अंदर किस वजह से होता है, इसके काजेज़ डिफरेंट हो सकते हैं और फिर उनके काजेज़ डिफरेंट होने की वजह से इनकी हमने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं। तो बुनियादी तौर पे एरर की 3 कैटेगरीज़ बनाई जा सकती हैं। मैं जिस तरह से इसको डिवाइड करता हूँ, या आप 2 कैटेगरीज़ बना सकते हैं, एक जो है सिस्टमैटिक एरर, एक रैंडम एरर। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी है, दैट इज़ ग्रास एरर। तो उसको ज़रा थोड़ा देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो टाइप्स में आप पहले नंबर पे ले सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। और दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है रैंडम एरर की, रैंडम एरर की। और तीसरी टाइप, जैसा कि मैंने कहा, दैट इज़ ग्रॉस एरर। तो व्हाट इज़ सिस्टमैटिक एरर? सिस्टमैटिक एरर, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसका ताल्लुक किसी मेजरमेंट को जब आप परफॉर्म करते हैं तो उसमें एक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? सिस्टम के अंदर एक एक्सपेरिमेंटर आता है जो कि वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको यूज़ करके वो एक्सपेरिमेंट करता है या वो मेजरमेंट करता है, और तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ सराउंडिंग। सो सिस्टम के अंदर हमारे पास सिस्टमैटिक एरर जो है, सिस्टमैटिक एरर के अगर हम काजेज़ देखें तो उनके काजेज़ की बेस पे या वो एरर जो है पर्सनल होगा, क्योंकि उसका काज वो पर्सन होगा जो कि वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, या फिर उस एरर का जो काज है वो इंस्ट्रूमेंटल है, यानी इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो गलती है, तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है तो इंस्ट्रूमेंटल, तो या तो वो पर्सनल होगा या इंस्ट्रूमेंटल होगा, सिस्टमैटिक एरर। अब इसको सिस्टमैटिक एरर की एक चीज़ ये याद रखें कि इसका जो है नोन साइज एंड साइन, इस एरर का साइज़ भी मालूम होता है और इसका साइन भी मालूम होता है। साइन से मुराद ये है कि ये अगर एरर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो मेजरमेंट हमने ली है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है।
तो फिर इस एरर को हम पॉजिटिव एरर कहते हैं, यानी यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आएगी और जो ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है वो कम है। तो इसका मतलब है इस एरर का कोई डिफाइंड साइज़ होगा पॉजिटिव, या फिर ये नेगेटिव भी हो सकता है। अदरवाइज़ अगर ये ज़्यादा हो जाए और ये कम हो जाए तो पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर ये हमें मालूम होता है, ये इस तरह का एरर होता है, नोन होता है। चाहे इसमें इन दोनों में से किसी की भी वजह से हो, लेकिन उसका साइन भी मालूम होता है और उसका साइज़ भी मालूम होता है। तो अगर तो ये सिचुएशन है, साइज़ और साइन दोनों मालूम है, इसलिए इसको हल भी किया जा सकता है। सो इसके बारे में ये याद रखना है, इट कैन बी रिमूव्ड। जब आपको मालूम है कि इसका साइज़ और साइन क्या है तो एंड में इसकी एडजस्टमेंट की जा सकती है, ठीक है। तो इसको ख़त्म किया जा सकता है, कंप्लीटली ख़त्म किया जा सकता है, इसको एरर कहते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम अनसर्टनिटीज़ के ऊपर बात करेंगे, तो वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होगी। न उनका साइज़ नोन होता है, न उनका साइन नोन होता है, न उनको कम्प्लीटली रिमूव किया जा सकता है, बट दिस कैन बी रिमूव्ड कम्प्लीटली। इसको आप कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पर्सनल। पर्सनल से मुराद वो बंदा है कि जिसने वो मेजरमेंट परफॉर्म की है, वो मेजरमेंट ली है। तो ड्यू टू रीज़न क्या है, इसका काज आपको मालूम होना चाहिए। ड्यू टू या तो उस पर्सन की का एक्सपीरियंस नहीं है, लेक ऑफ एक्सपीरियंस, वो नहीं जानता कि कैसे मेजरमेंट करते हैं या उसको सही तरह से टेक्निक नहीं आती। सो लेक ऑफ नॉलेज, उसको मालूम नहीं है कैसे वो मेजरमेंट लेनी है, या तो फिर वो उसको ये मालूम है मेजरमेंट कैसे लेती हैं लेकिन वो केयरलेस है। सो केयरलेसनेस, ठीक है, ऑफ ऑब्ज़र्वर, जो भी ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो भी मेजरमेंट कर रहा है, तो उसकी केयरलेसनेस है। या फिर ये हो सकता है कुछ चीज़ें इंस्ट्रूमेंट के साथ भी रिलेटेड हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, यानी फॉल्टी अपरेटस है, फॉल्ट इन अपरेटस की वजह से भी कोई गलती हो सकती है, तो उस गलती को भी हम सिस्टमेटिक एरर के खाते में डालते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एरर्स में जो 2-3 टाइप्स की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो उनका एक तो आपको काज मालूम होना चाहिए कि किस वजह से होता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं काज लिखूँ, ठीक, और फिर उसकी रेमेडी के बारे में आप बताएं कि इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो ज़ाहिर है अगर लेक ऑफ नॉलेज है तो आप लैब के अंदर मुख्तलिफ चार्ट्स और टेबल्स वग़ैरह लगा लेंगे, जिससे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है उसके लिए आसानी होगी, वो इन चीज़ों को समझेगा। उसके पास सही नॉलेज नहीं है। दूसरा ये है कि अगर वो केयरलेस है, ऑब्जर्वेशन सही तरह से नहीं कर रहा, तो फिर आप उसके लिए रूल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फिर या इसकी जज़ा सज़ा की बात अगर आ जाए तो मेजरमेंट करने वाला सही हो सकता है। तीसरा, अगर अपरेटस में फ़ॉल्ट है तो या तो आप उसमें ज़ीरो एरर एडजस्टमेंट, जिस तरह हम करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर होता है तो उसको हमें पता होता है कि ये ज़्यादा रीडिंग दे रहा है या कम रीडिंग दे रहा है, एंड में उसको प्लस या माइनस करते हैं। तो इसका साइज़ जो है वो नोन होता है और हमें पता होता है कि ज़्यादा है तो पॉजिटिव एरर है, कम दे रहा है तो नेगेटिव एरर है, वो एंड में एडजस्ट किया जा सकता है। तो सिस्टमेटिक एरर इन दो वजूहात की वजह से हो सकते हैं। वेल, याद रहे एक एरर इस तरह पर्सन से रिलेटेड है कि जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो हम रैंडम एरर के खाते में डालेंगे, क्योंकि जिस एरर को कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता और जिसका साइज़ और साइन मालूम ना हो, उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला कोई बंदा इस तरह है जो मेजरमेंट ले रहा है, लेकिन उसकी कुछ नेचुरल लिमिटेशंस हैं,
वो ये भी जानता है कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है, वो ये भी जानता है, वो केयर भी करता है, एहतियात भी करता है, उसके पास अपरेटस भी सही है, लेकिन फिर भी उससे उसके एक्सपेरिमेंट्स में कमी बेशी हो सकती है, गलती हो सकती है, बिकॉज ऑफ नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ दैट परफॉर्मर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सो अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, जो कि मैंने लिखा कुछ देर पहले, रैंडम, तो रैंडम एरर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसका साइज़ और साइन दोनों प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते। अननोन साइज एंड साइन, इम्प्रिडिक्टेबल, यानी यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये होगा या नहीं होगा, पहले से पता नहीं होता। बहरहाल इसको अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, जैसे कि आप खड़े होते हैं तो आप अपना हाइट मेज़र कर लें, और फिर जब आप लेट जाते हैं तो आप अपना हाइट मेज़र करते हैं, या आप कोई एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म करते हैं और उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि बार बार मैं एन मिस कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। बहरहाल रैंडम एरर में आप ये कहते हैं कि उसका साइज़ भी नोन नहीं होता और साइन भी नोन नहीं होता, ज़्यादा कमी भी हो सकती है, बेशी भी हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकता है, इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। फिर इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई एरर रैंडम है और हमें पता ही नहीं है कि किस वजह से हुआ है, तो फिर उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। ऐसे रैंडम्स को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बाई टेकिंग एवरेज। बहुत ज़्यादा हम 10 दफ़ा या 5 दफ़ा या 8 दफ़ा, डिपेंड करता है किस तरह का की मेजरमेंट है, तो वो बार बार हम ले लेते हैं और फिर उसका एवरेज ले लेते हैं। वो फिर हम मानते हैं कि जब इसमें एरर कम हो गया होगा, तो रैंडम एरर या ये इस वजह से हो सकता है। काजिज़ की अगर हम बात करें तो काजिज़ में ये आप लिख सकते हैं कि जी अननोन रीज़न्स हो सकते हैं। मतलब ये हो सकता है टेम्परेचर, सडन चेंज इन सडन environmental change, natural imperfection of experimenter। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अच्छी तरह जानते हो कि कोई एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है, और आप एक दफ़ा रीडिंग लेते हैं, उसकी एक रीडिंग आ जाती है। अब जब दोबारा वही रीडिंग लेते हैं तो थोड़ा उसमें फ़र्क होता है, तीसरी दफ़ा लेते हैं तो उसमें फ़र्क होता है, तो आपको पता नहीं चलता कि ये कैसे होता है, लेकिन आप एक ख़ास हद तक सर्टन होते हैं। तो इसलिए इस तरह के एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और याद रहे इंस्ट्रूमेंट का, फॉर एग्ज़ाम्पल लीस्ट काउंट का जो एरर होता है कि लीस्ट काउंट से हम मज़ीद स्मॉल नहीं हो सकते, तो लीस्ट काउंट से स्मॉलर एरर सारे जो हैं उनके बारे में आप कुछ प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि कितना है और कितना नहीं है, वो रैंडम एरर है। तो इसलिए साइज़ और साइन ये जिसके मालूम ना हो, तो ऐसे एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। उसको ख़त्म करने का आपको पता होना चाहिए कि इसकी रेमेडी ये है कि इसको कम किया जा सकता है। मैं सिंपल पेंडुलम का फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम पीरियड फाइंड करना चाहता हूँ। अब एक दफ़ा मैंने कैलकुलेट किया, कोई वैल्यू आई, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, हर दफ़ा पहले की निस्बत थोड़ी डिफरेंट वैल्यू आती है। तो फिर हम क्या करते हैं, ज़्यादा दफ़ा फाइंड कर लेते हैं और फिर उनका एवरेज निकाल लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वो रैंडम एरर काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है। तीसरी जो टाइप मैंने जिसका जिक्र किया वो, और इसमें एक चीज़ ये याद है कि ये जो रैंडम एरर है, इसको आगे हम देखेंगे। इसमें अनसर्टनिटी को आप रैंडम एरर के खाते में डाल सकते हैं। यू आर अनसर्टन अबाउट दैट एरर। तो इसलिए
इसके बाद हम तीसरी टाइप की अगर बात करें तो दैट इज़ ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो है ये अब ऐसी एक चीज़ है कि जिसके बारे में अगर मैं बात करूँ ना तो वो इस तरह का एरर होता है कि जिसका ना कोई काज मालूम होता है और न उसका कोई हल निकाला जा सकता है। तो दैट इज़ काज तो ये मैं कह दूँगा कि ग्रॉस एरर जो है ये इस तरह का एरर होता है जिसको विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, इसको रिकवर नहीं किया जा सकता, जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते। और इसका फिर तरीका क्या होता है, एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड। ऐसी सूरत में एक्सपेरिमेंट को दोबारा करना पड़ता है। ये किस तरह का एरर, फॉर एग्जांपल आप रीडिंग नोट कर रहे हैं और वहाँ पे लिखा था 75 मिलीमीटर किसी चीज़ की लेंथ थी और आपने नोट किया इसको 57 मिलीमीटर। अब जो भी ये डेटा देखेगा या आप ख़ुद भी बाद में ये डेटा देखेंगे तो आपको इसमें पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पे कौन सा एरर किया है। तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कि ये एडजस्ट नहीं किया जा सकता, इसका पता ही नहीं चलता। तो आपको दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह के एरर्स को ग्रॉस एरर कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको पता हो कि ग्रॉस एरर क्या होता है। अब मैंने कहा था कि हम साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स की भी बात करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो अगर मैं डेफिनेशन लिख लूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो द accurately known digits and the first doubtful digit। जो आप मेजरमेंट करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट्स आते हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 4-5 दफ़ा मैंने एक मेजरमेंट की। एक दफ़ा 25.32 आया, एक दफ़ा 25.325 और दूसरी दफ़ा 25.23 आया, फिर 25 इसको मैं मिटा देता हूँ 25.14 आया। इस तरह रिपीटेडली आपने कई जो है रीडिंग्स ली। इसमें आप देखें 25 बार बार आ रहा है तो इट मीन्स ये यहाँ तक तो आप सही है। तो इसलिए आप जब अपने पास नोट करेंगे इनमें से कोई एक वैल्यू तो आप क्या करेंगे, यही तीनों आप नोट करना चाहते हैं तो इनमें से 25.3 उठाएंगे, यहाँ से 25.2 उठाएंगे, यहाँ से 25.1 उठाएंगे। वजह ये है कि ये तो आपको मालूम है कि तीनों में रिपीट हो रहे हैं, इतनी यहाँ पे हमने गलती नहीं की। लेकिन ये पहला डाउटफुल है, ठीक है। दूसरा तो खुद डाउटफुल है, पहला भी डाउटफुल है क्योंकि ये डिफरेंट है। लेकिन पहला डाउटफुल हम साथ लिख लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं, ये जितने भी हों, ठीक है। तो इसको हम अब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो क्वेश्चन आपके अगर तो टेस्टों में आते हैं तो वो इस कोई नंबर दिया होता है और आपसे कहा जाता है कि इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रूल्स लिखता हूँ, उन रूल्स को देख के हम बताएंगे कि कब कोई नंबर सिग्निफिकेंट होगा। तो रूल्स अगर देखें तो उसमें सबसे पहले ये है कि ऑल नॉन ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट। आप कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें या कहीं पे लिखा हुआ आपको डेटा दिया जाता है कि इसमें बताएं, तो उसमें सबसे पहले आप नॉन ज़ीरोस काउंट कर लें, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 325 में तीनों सिग्निफिकेंट है, फिर 4.7 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो, लेकिन जितने भी नॉन ज़ीरोज़ हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो ये पहला रूल आसान है, ये आप समझ सकते हैं।
समझ सकते हैं। दूसरा जो है आपने ये देखना है कि ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होगा। तो ज़ीरो कभी सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं वो नहीं लिख रहा कि कब वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, मैं सिर्फ वो लिखूंगा जब वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो बाकी केसेस में वो नहीं होगा। बहरहाल मैं वो सारे रूल्स लिखता हूँ जब ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो पहला रूल ज़ीरो के लिए कि ज़ीरोज़ बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आया है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तीसरी जो तीसरा रूल जो है ज़ीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल having at least one non-zero anywhere on left, anywhere on its left। ठीक है। तो उसकी ये तीसरा रूल थोड़ा सा आपने इस पर गौर करना है। इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन दूसरे की मैंने एग्जाम्पल नहीं दी। ये 303 है या 5.007 है, तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। क्योंकि ये ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है, ये दो ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, चाहे दरमियान में डेसिमल हो या ना हो। ये मैं दोबारा कह रहा हूँ। तीसरा जो रूल मैंने लिखा है, इसमें आपने ये देखना है कि तीसरे रूल की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है कोई ऐसा ज़ीरो जो कि डेसिमल की राइट पर हो। यहाँ पर कोई ज़ीरो है, उसकी लेफ़्ट पे कोई नॉन ज़ीरो मौजूद है, या इधर है या इधर है या इधर है। ये नॉन ज़ीरोज़ हैं पहले रूल के मुताबिक, तीनों सिग्निफिकेंट। ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर है। ये ज़ीरो जो है ये इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर है कि इसकी लेफ़्ट पे डेसिमल भी है, इसकी लेफ़्ट पे नॉन ज़ीरो भी है। अगर मैं एक और ज़ीरो लिखूं, इसकी भी लेफ़्ट पे, ये नहीं देखना कि बिल्कुल एडजेसेंट हो या कहाँ पे हो, लेकिन अगर लेफ़्ट पर नॉन ज़ीरो भी है और डेसिमल भी है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ये ऐसे भी हो सकता है 1.000। तो ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। वजह ये है कि इसकी लेफ़्ट पे आप देखें डेसिमल भी है, नॉन ज़ीरो भी है, इसकी भी लेफ़्ट पे एक डेसिमल है, नॉन ज़ीरो। मैंने लिखा है एनीवेयर, यानी एनीवेयर से मुराद कहीं पे भी इन नंबर्स में से लेफ़्ट पे अगर नॉन ज़ीरो हो और डेसिमल हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। हाँ, अगर तो होल नंबर है, कोई ज़ीरो ऐसा है फॉर एग्ज़ाम्पल 10, 20, 30, 50 या 300, 700, 500, तो वो ज़ीरो फिर हम आमतौर पर कंसीडर नहीं करते। लाइक दिस ज़ीरो टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो, किसी नॉन ज़ीरो की राइट पे ज़ीरोज़ हैं विदाउट डेसिमल। अगर सिचुएशन हो वहाँ पर डेसिमल ना हो तो फिर ऐसी सूरत में क्या है, ये हो भी सकते हैं मे एंड मे नॉट। अब कब नहीं होंगे, कब होंगे, इस पे बात कर लें तो इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी टू द राइट ऑफ एक नंबर लिखा हुआ है 7000, ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अगर कुछ नहीं कहा गया, अगर साथ में यूनिट नहीं दिया गया, ये नहीं बताया गया कि ये रीडिंग कहाँ से आई, कैसे आई, तो फिर इसमें सिर्फ
एक सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह आ जाए, यही 7000 ऐसे हो कि इसके साथ किलोग्राम लिखा हो। अब यहाँ पे इसमें वंस अगेन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लीस्ट काउंट को देखेंगे। लीस्ट काउंट, अगर हमारे पास लीस्ट काउंट 1 kg है तो फिर मैं 7000 को 1 kg पे डिवाइड करूँगा, 1 पे डिवाइड करूँगा और यहाँ पर वही 7000 आएगा तो मेरे पास सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर वो कह देते हैं कि नहीं जी लीस्ट काउंट 10 kg है तो इसको मैं 10 पे डिवाइड करूँगा और मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बच जाएंगे, ठीक। और अगर वो कहते हैं कि नहीं जी लीस्ट काउंट 100 किलोग्राम है तो फिर मैं इसी नंबर को यानी 7000 को 100 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास सिर्फ 70 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि उसने लीस्ट काउंट क्या बताया है। सो यू आर नॉट सर्टन अबाउट दैट नंबर, जिसमें एक होल नंबर होता है और पीछे ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक। इसका फिर ये तरीका होता है कि जब हम किसी चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, हम फॉर एग्जांपल अब 7000 किलोग्राम है और मैं चाहता हूँ कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ, तो साइंटिफिक नोटेशन में मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि जो मेंटीसा के अंदर नंबर्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अगर वो कह दें कि लीस्ट काउंट जो है वो 10 किलोग्राम है तो फिर साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे लिखूँगा, ये वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं 7000 है, ठीक है, किलोग्राम ये नंबर है n, और मैं इसका मेंटीसा मेरे पास क्या होगा, मेंटीसा ये होगा, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँगा तो मैं इसको 10 पे डिवाइड करूँगा। 10 पे इसलिए डिवाइड करूँगा कि लीस्ट काउंट है तो मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। तो होगा यही नंबर 7000 ही होगा, लेकिन इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिख सकता हूँ क्योंकि मेंटीसा 10 से बड़ा नहीं हो सकता और उससे छोटा नहीं हो सकता, क्या कहते हैं 1 से, ठीक है। तो ये 7.000, ठीक है, वो 10 से हमेशा कम होगा मेंटीसा। तो 7.000, अब मैं 3 लिखूँ, 2 लिखूँ, 1 लिखूँ, इसके लिए मैं इधर जाऊँगा इसमें। और 10 की पावर अगर आप देखें तो इसके साथ 10 की पावर में क्या आएगा 1 2 3, ये तो आपको मालूम है। तो नंबर क्या हो जाएगा, मेंटीसा मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू द पावर n फार्मूला है। तो यहाँ पर हमारे पास मेंटीसा है 7.000 इंटू 10 रेज टू पावर 3। अब मैंने तीनों ज़ीरो लिखे, मुझे 3 नहीं लिखने चाहिए थे, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जब लीस्ट काउंट 10 होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं यहाँ पर, तो ये वाला मिटा दें। तो अगर कोई आपको कह दे कि जी 7000 को रिड्यूस करें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो फिर आप क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं और सिर्फ 2 डिजिट्स जोड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि आप इधर 10 की पावर को भी कम कर दें, वो उसी तरह होगा, ओवरऑल नंबर वही आएगा, 7000 ही होगा। लेकिन आपने करना ये है कि लीस्ट काउंट को देखते हुए उसी अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करना है अपने लिए, ठीक। तो ये तरीका होता है। तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन में एवरी डिजिट ऑफ मेंटीसा इज सिग्निफिकेंट, ठीक। ये बात आपने याद रखनी है। फिर मैंने कहा हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स की बात करेंगे। यहाँ पे अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें कहा जाता है कि रिज़ल्ट को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखें और कैलकुलेटर हमें लंबी चौड़ी वैल्यू दे देता है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम कैसे रिड्यूस करें, इसके लिए राउंडिंग ऑफ आना चाहिए। तो राउंडिंग ऑफ में फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है 7.3254, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि इसको क्या करूँ,
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिड्यूस करूँ तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, सॉरी, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिड्यूस करना है तो 1 2 3 4 ये रिमूव करना है। तो जिसको ख़त्म करना है उसको ड्रॉपिंग डिजिट कहते हैं, डी से डिनोट करता हूँ। ये है रिटेनिंग डिजिट, जिसको रिटेन करना है। तो फिर क्या करते हैं, इफ़ ड्रॉपिंग डिजिट इज़ लेस देन 5, हम क्या करते हैं, रिटेनिंग डिजिट में 1 उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसा कि ये क्या हो जाएगा 7.325 वैसे का वैसा रह जाएगा, 4 गायब हो जाएगा। क्यों, 4 5 से कम है। लेकिन अगर ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो 5 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, रिटेनिंग डिजिट में 1 ऐड करते हैं और वो क्या हो जाएगा। इस केस में अगर तो ये 4 ना होता, यानी इस तरह की सिचुएशन होती 3 to 5 6 होता, तो 6 चूँकि 5 से बड़ा है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में 7.32 और 5 से 6 बन जाएगा, रिटेनिंग डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। ये तो आसान है। जब सिचुएशन ये होगी कि 5 होगा जिसको आपने रिमूव करना है, यानी इफ़ ड्रॉपिंग डिजिट इज़ 5, फिर क्या करेंगे, फिर हम ये देख लेंगे ऑड रिटेनिंग डिजिट है, उसके लिए क्या तरीका होगा, उसमें 1 ऐड करेंगे और इवन रिटेनिंग डिजिट जो है वो एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़। जैसा कि फॉर एग्जांपल 7.3255 होता, तो फिर ये चूँकि ड्रॉपिंग डिजिट है 5 के इक्वल है, ठीक है, इसलिए इसको देखेंगे, ये आड है तो आड में 1 ऐड होगा, 7.326 होगा। लेकिन अगर सिचुएशन ये होती 7.3245 होता, और चूंकि ये 4 अब इवन है, इसलिए इस 5 के रिमूव करने से हमारे पास 3 2 4 रहता, एज इट इज़ रहता। ये सिचुएशन होती, ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो पीछे इवन है तो वैसे ही छोड़ते। लेकिन यहाँ पर एक और केस याद रखें, कभी कभी यूँ होता है कि ड्रॉपिंग डिजिट बेशक 5 होता है, लेकिन इफ़ देयर इज़ एनी नॉन ज़ीरो आफ्टर या टू राइट ऑफ ड्रॉपिंग डिजिट, सो रिटेनिंग डिजिट में 1 ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं 7.3245001, तो अगर वो कह दें कि इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें, तो इस 5 को आप ख़त्म करेंगे, पीछे इवन है 4 है, ये रूल नहीं लगेगा, बल्कि आप देखेंगे अगर उसकी राइट, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, 7.325 लिखेंगे, रिटेनिंग डिजिट में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि राइट पे ऑलरेडी कोई नॉन ज़ीरो मौजूद है, तो ये जो कुछ भी है वो 5 से ज़्यादा बनता है, इसलिए आप वो रूल अप्लाई करेंगे जो ग्रेटर देन 5 वाला रूल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। और दूसरा ये है कि जब कोई लार्ज नंबर है ना 3.5439 और आपसे कहा जाता है कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिड्यूस करें, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप आए, पहले ये पहले ना, इसको भूल जाएं, सिर्फ ड्रॉपिंग डिजिट को देखें। एक सूरत में उनको देखना है जब वो 5 हो, बाकी सूरतों में डायरेक्ट ये वाला आप रिमूव कर दें। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।